अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज साल 2023 का आखिरी रोज है और इस डूबते सूरज के साथ मुल्क की आला अदलिया समेत पूरा अदालती निज़ाम किस तरीके से डूबा, इसकी बात करेंगे। और साल 2023 अदालतों के हवाले से कैसा साल रहा, इसमें अदालतों की इज्जत कितनी बढ़ी और इनके फैसलों की वक़्त में कितना इजाफा हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। जब ये साल शुरू हुआ यानी जनवरी 2023, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और उनकी मौजूदगी में एक केस सुना जा रहा था, जिस केस से शायद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुल्क में वो क्योस बनेगा जो जिसके असरात हम अभी तक देख रहे हैं। और वो गुलाम महमूद डोगर जो कि सीसीपीओ लाहौर थे, उनको बरतरफ कर दिया गया था और उनकी बरतरफी के खिलाफ केस था। उस वक्त मरकज में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद था, उनकी हुकूमत थी, यानी शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। और दो सूबों में यानी केपी में और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी। लेकिन जनवरी में कुछ हलचल तब आई जब इमरान खान ने दोनों जो अपनी सूबाई असम्बलियां थी उनको तहलील करने का फैसला किया। और उस वक्त ये सवालात उठने शुरू हो गए कि जब साल 2023 आम इंतखाबात का साल है, तो उस साल में क्या वक्त से पहले दो असम्बलियों के यानी पंजाब और केपी असम्बली के इंतखाबात कराए जाएंगे। और किसी ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये सवाल उठ के इस अदालत में आएगा, इस अदालत की तरफ से एक हुक्म भी जारी होगा और फिर उसकी हुक्म अदूली की रिवायत भी बनेगी। तो गुलाम महमूद डोगर का केस सुना जा रहा था, जो कि सीसीपीओ लाहौर है, और उनको परवेज इलाही जो कि उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उनके करीब समझा जाता था। और इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एक नोट जस्टिस उमर अता बंदयाल को भेजा कि जो पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला है उसके ऊपर अदालत नोटिस ले। और ये मामला अदालत में तब उठा जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये लिखा गया था कि जो सीसीपीओ लाहौर हैं उनको उनके ओहदे पर बहाल ना किया जाए क्योंकि वो जानिबदार हैं। और फिर ये सवाल जजेस की जानिब से पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का क्या इरादा है। और जब इंतखाबात का कोई इरादा नजर नहीं आया पंजाब और केपी में, क्योंकि असम्बलियाँ जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में तहलील हो चुकी थी, और उसके बाद जो आइडली इलेक्शन बनते थे वो अप्रैल में बनते थे, यानी 90 रोज मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात अप्रैल के महीने में हो जाने चाहिए थे। और इसके लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तारीख भी दे दी थी और वो तारीख 30 अप्रैल की थी। मामला अदालत में तब उठा जब इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही थी, तो अदालत ने इन दो जजेस के नोट के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज़खुद नोटिस ले लिया और 22 फरवरी को अज़खुद नोटिस लिया गया। अज़खुद नोटिस के बाद बेंच बनाया गया। 1 मार्च को हुक्म दिया गया कि पंजाब और केपी में इंतखाबात कराए जाएं। और पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने की तारीख किसने देनी है, इसके ऊपर अदालत में पहली बार एक डिवाइड क्रिएट हुआ। डिवाइड इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो बेंच बनाया गया था, उस बेंच के अंदर जो जजेस थे उनमें से बहुत से जजेस, क्योंकि उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी और बहुत से जजेस जो कि बेंच का हिस्सा थे, पहले उन्होंने बारी बारी केसेस सुनने से माजरत की और उसके बाद खुल के जजेस का इख्तलाफ सामने आया जब फैसलों की सूरत में ये लिखा गया कि अभी इंतखाबात का मामला अदालत को नहीं देखना चाहिए बल्कि वो हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। खैर, ये सारी कंट्रोवर्सी मिक्सअप इसलिए हो गई कि बाद में जब अदालत ने ये अहकामात दिए कि पंजाब और केपी में इंतखाबात कराए जाएं और इसके इंतखाबात की जो तारीख है वो किसने देनी है, ये मामला अदालत से डिसाइड हुआ। तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने, क्योंकि 30 अप्रैल की डेट दे रखी थी, तो स्पीकर्स थे जो कि पंजाब और केपी असम्बली के, उन्होंने आइनी दरख्वास्तें दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि पंजाब और केपी में इंतखाबात आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर कराए जाएं। तो उसके बाद अदालत ने इंतखाबात की तारीख भी खुद ही दे दी और वो तारीख दी गई अप्रैल के महीने में यानी पहले हफ्ते में। और वो तारीख थी 14 मई 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की। केपी की हद तक अदालत को भी भूल गया था कि वहाँ इंतखाबात कराने हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर पिछले एक साल में, यानी जो साल 2023 से पिछला साल था 2022, उसमें जजेस की डिवाइड की, उनके धड़ेबाजी की, उनकी आपस में बहस की खबरें उठती रहीं। लेकिन फिर साल 2023 में वो खबरें सिर्फ जो अफवाहें थी उनसे निकल कर एक हकीकत का रुख इख्तियार कर गई और वो ऐसे कि जजेस ने अपने फैसलों में लिखना शुरू कर दिया कि उनसे जो ये अदालत में चल रहा है, सुमोटो के इख्तियारात हैं, इनको रेगुलेट होना चाहिए। वन मैन शो का भी लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि उसको अब ख़त्म होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस का वन मैन शो ख़त्म हो। और इस तरह से फिर अदालत में कुछ 15 जज थे और उन 15 जजेस में बाकायदा डिवाइड आ गया, यानी 8 एक तरफ और 7 एक तरफ वाली बात होने लगी। और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और अपनी पीक पर तब पहुंचा जब बड़े बड़े मामलात के ऊपर बेंचेस बनाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। और उन बेंचेस में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त सीनियर प्यूने जज थे,
उनको शामिल नहीं किया गया। ना सिर्फ उनको शामिल नहीं किया गया बल्कि सरदार तारिक मसूद जो कि नेक्स्ट सीनियर जज हैं उनको भी किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में एक तसलसल से एक 3 रुकनी बेंच जो कि बनाया जा रहा था वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। और ये मामलात ड्रैग होते गए। अप्रैल में जब आके अदालत ने हुक्म दिया कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, तो उस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूरा इंतखाबी शेड्यूल भी लिख दिया, जिसको पीडीएम गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया। और फिर अदालत के सामने एहतजाज किया गया इस गेट पे जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, इस गेट के बाहर एहतजाज किया पीडीएम ने अपनी हुकूमत के दौरान। और अदालत ने 15 मई का वो दिन था और उस दिन जो इंतखाबात कराने का इंतखाबात का हुक्म था उसका रिव्यू भी फिक्स किया गया था। तो अदालत ने उस नजरसानी दरख्वास्त को मुकर्रर करने के साथ जब बाहर एहतजाज देखा तो बगैर समात के केस मुलतवी हो गया था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बार बार पीडीएम की जानिब से कानून साजियाँ की जाती थी, अदालत उनको कलअदम करार दे देती थी। और इसका सबसे बड़ा जो लड़ाई जिसे आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान शुरू हुई वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से शुरू हुई, जब अदलिया ने एक जो है वो बनाया कानून। और उस कानून के साथ ये जो पावर्स थी चीफ जस्टिस की खुद नोटिस लेने की वो डिवाइड हो गई सीनियर 3 जजों के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने उस बिल को एक्ट की सूरत में तब्दील होने से पहले ही, यानी उसके निफाज से पहले ही उस पर स्टे दे दिया। उसके बाद एक ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला भी पीडीएम की गवर्नमेंट में बड़े जोरों शोर से जारी रहा, जिसमें जजेस की ऑडियोज भी थी। तो पीडीएम की हुकूमत ने जजेस की ऑडियोज और दीगर जो तमाम ऑडियोज लीक हो रही थी उनके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। और वो इंक्वायरी कमीशन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की सरबराही में बनाया गया। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और थोड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि अदालत में ट्विस्ट तब आया जब उस इंक्वायरी कमीशन ने बैठ के अपनी पहली कार्रवाई की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसके खिलाफ आने वाली पीटीआई की खासतौर पे इमरान खान की जो पिटीशन थी उसको मुकर्रर किया फौरी तौर पर। और 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा और उसने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को भी काम करने से रोक दिया। ये तमाम वाकयात हैं अप्रैल मई के। इसके बाद जून जुलाई अगस्त के अंदर अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आए, जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी था, नैब तरमीम का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 साल से सुन रही थी, उस पर भी फैसला सुनाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने। और उन्होंने तमाम तर जो पीडीएम गवर्नमेंट की गई नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया और उनमें सिर्फ हुकूमती जो सर्विस में काम करने वाले अफसरान हैं ब्यूरोक्रेसी की हद तक अमेंडमेंट्स को बरकरार रखा। फिर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। अगस्त में आके सुप्रीम कोर्ट ने एक और पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट बनाया गया था, उसको भी कलअदम करार दिया। जो पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील थी उसको भी जो है वो खारिज किया गया। तो ये तमाम तर जो पीडीएम के खिलाफ फैसले थे ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर फैसला करके नहीं गए बल्कि उसको पेंडिंग रखा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फैसला करके नहीं गए, उसको भी पेंडिंग रखा। और फिर 16 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने हल्फ उठाया तो उनका पहला जो ऑर्डर था वो यही था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुकर्रर किया जाए, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें थी, और उसके लिए उन्होंने फुल कोर्ट बनाई और ये फुल कोर्ट की दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से की गई थी। और इस दौरान जो एक मेन ट्विस्ट हुआ वो ये कि अगस्त में हुकूमत जा चुकी थी, यानी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो चली गई और केयर टेकर गवर्नमेंट ने निज़ाम संभाल लिया और पंजाब केपी में इलेक्शन तब तक भी नहीं हुए थे। उससे पहले 9 और 10 मई के वाकयात भी हुए और 9 मई को इस अदालत में इमरान खान को जब वो गिरफ्तार किया गया तो इस अदालत ने हुक्म दिया कि उनको फौरी तौर पर जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाए। और फिर गुड टू सी यू का एक जुमला जो कि इस अदालत से निकला और फिर वो मशहूर हो गया, तो वो भी हुआ। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इमरान खान को तलब किया। इमरान खान का जो हाई कोर्ट से 9 मई को गिरफ्तारी का ऑर्डर था उसको गैर कानूनी करार दिया और फिर दोबारा उनको हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया। तो जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे इमरान खान को जो है वो रिलीफ किसी हद तक मिलते रहे, लेकिन फिर उन्हीं के दौर में 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हो गए तोशाखाना केस में। खैर 1 महीना गुजरा, 1.5 माह गुजरा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चले गए और इस दौरान उन्होंने अपने साथी जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रेफरेंस को भी अपने पास महफूज रखा और उसको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मुकर्रर नहीं किया। ये सारी कंट्रोवर्सीज रही और फिर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के आने के बाद
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का पहले रोज़ फैसला हुआ। उसके अलावा उन्होंने जो 2 साल से बल्कि 3 साल के अरसे से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई गई थी जजेस की, वो भी अपने पहले दिन बुलाई। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की खातून रजिस्ट्रार मुकर्रर की, और उसके अलावा बहुत से इस तरह के एक्ट किए जिससे जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुई सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो के बावजूद मुल्क में 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद जो पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार, नज़रबंद और उसके अलावा उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हुई और उसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खामोशी रखी गई। और सोने पर सुहागा तब हुआ जो मिलिट्री कोर्ट्स का ऑर्डर था, यानी 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का, जो कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मिलिट्री तहवील में थे, उनका मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दिया और उसके ऊपर भी फौरी तौर पर हुकूमतों की जानिब से अपीलें दायर की गई, यानी वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपीलें दायर की। उनको मुकर्रर करके इसी साल के अंदर उस फैसले को मुअत्तल किया गया और उस फैसले के साथ बहुत सी एंटी इमरान ऑब्जर्वेशन इस अदालत की तरफ से आने लगी, यानी जो पहले टोटली प्रो अदालत चल रही थी वो बाद में टोटली एंटी हो गई। और इसके साथ ही मुल्क भर में इंतखाबात का जो है वो एक प्रॉब्लम चल रहा था कि इंतखाबात की तारीख क्यों इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर रहा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस केस को मुकर्रर करके एक पंचायत लगवा के इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान इंतखाबात की तारीख भी निकलवाई और वो 8 फरवरी 2024 तय पाई। उसके बाद उसके ऊपर भी जब बहुत से सवालात होने लगे तो अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए ठीक 15 दिसंबर को दोबारा अदालत सजाई और अपने हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। और उसके बाद अब दिसंबर के महीने में अदालत छुट्टियों पर चली गई और अदालत अब वापस आएगी कल, यानी नए साल के आगाज़ के साथ। तो जो आखिरी 10-12 दिन अदालत ने छुट्टी की, उस दौरान मुल्क में इंतखाबी अमल का ऐलान हुआ। पीटीआई के मुतअद्दिद जो रहनुमा थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और ना सिर्फ पीटीआई के बल्कि हर उस शख्स के जो रियासत के साथ किसी भी सूरत थोड़ा अड़ के खड़ा है, जिसमें अब बीएनपी मैंगल की के जो सरबराह हैं सरदार अख्तर मैंगल, उनकी मिसाल भी मिलती है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इन दिनों छुट्टियों पे थी, तो इस दौरान थोड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि बलूच एक मार्च यहाँ पर पहुँचा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक खामोशी ही है। तो उम्मीद ये है कि जब अगला साल का सूरज तुलू होगा तो उसके साथ चीफ जस्टिस को ये भी ख्याल आएगा कि उनके सूबे से आए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी भी दादरसी हो और उसके साथ ही मुल्क भर में जो मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको उनके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, एक तरह से बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, उस पर भी वो कुछ नोटिस लेंगे और अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसके साथ वो मुल्की अदलिया को बेहतर करने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुक्म अदूली होती है तो निचली सतह तक उसका इफेक्ट आता है। और अब वो ये होने लगा है कि किसी अदालत के फैसले को रियासत की जानिब से कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि एक अदालत छोड़ती है तो किसी मुलजिम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी तरह जो पूरा अदालती निज़ाम है वो सवालिया निशान बन चुका है, यानी उसमें मुझे लगता है अगर अब कोई इंडेक्स जारी हो तो 138 नंबर के बजाय कोई 238 नंबर होना चाहिए, अगर दुनिया में इतने ममालिक हैं। तो खैर ये सब कुछ पहले भी होता रहा, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस कोई और थे और अब के चीफ जस्टिस से लोगों की उम्मीदें कुछ और हैं। उनको दिलेर ना सिर्फ समझा जाता है बल्कि वो बहुत से मामलात और फैसलों में रहे भी हैं। तो जहां आप अपने फैज़ाबाद धरना कमीशन के क़याम के साथ अपने फैसले पर अमल दरामद करा रहे हैं, वहीं अपनी मौजूदा रिट को भी बेहतर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।